नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने राजनीति की एक लंबी पारी खेलते हुए बिहार जैसे एक बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ सरकार चला रहे हैं। हम तारकिशोर प्रसाद जी का शुक्रगुजार करना चाहेंगे कि सर आपने हमें मौका दिया। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली हैं और मीडिया को आप निराश करते नहीं हैं। तो सर आपकी अगर राजनीतिक ज़िंदगी की अगर बात करें तो हमने देखा है कि 1963 से आपने जो है आरएसएस के माध्यम से जो है अपना ये राजनीतिक जीवन शुरू किया और 1963 से लेकर 2022 ये जो लंबी यात्रा है आपकी राजनीति की, इस बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, मैं बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा और संघ के कई दायित्वों को कटिहार नगर स्तर पर हमने उस जिम्मेदारी को संभालने का काम किया है और मूल रूप से मैं आज भी संघ का स्वयंसेवक ही हूँ। और उसके बाद मैं छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और 72 से 78 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला के दायित्वों से लेकर प्रदेश के दायित्व तक लगातार हमने विद्यार्थी परिषद में काम किया और संयोग से उस समय छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई तो छात्र आंदोलन में भी मुझे भाग लेने का अवसर मिला और विद्यार्थी परिषद में हम लंबे अरसे तक काम किए। और उसके बाद 1982 में मैं भारतीय जनता पार्टी में कटिहार नगर के महामंत्री के रूप में मैंने अपने भाजपा की यात्रा शुरू की और फिर उसके बाद कटिहार नगर के 2 बार नगर अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी के कटिहार जिला के 2 बार महामंत्री के दायित्व का निर्वहन किया, उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया और भाजपा उद्योग मंच बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया। और फिर 2005 नवंबर में मुझे पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया और उसमें मैं चुनाव जीता और फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार दल ने भी मुझे अवसर दिया और मैंने भी लगातार कटिहार वासियों के आशीर्वाद से जीत दर्ज की और फिर बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में और सचेतक के रूप में भी मैंने दायित्व का निर्वहन किया। और इस बार जब चौथी बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो मुझे उप मुख्यमंत्री के पद पर सेवा करने का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने अवसर दिया है। और इसके छात्र जीवन के बाद जो मेरा कटिहार का जो कालखंड रहा उसमें मैं सामाजिक संस्थाओं से काफ़ी जुड़ा रहा और चाहे वो लायंस क्लब हो, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हो या अन्य जो सामाजिक जीवन के जो अलग अलग स्वयंसेवी संगठन हैं और सबों के साथ और सबों के तत्वाधान में हमने सामाजिक जीवन में काम करने का हमें अवसर भी मिला और मैंने काम करने का प्रयास किया। सर बहुत छोटी उम्र में आपने जो है आरएसएस ज्वाइन कर लिया था और जैसा कि हमें पता है कि आप जो हैं एक व्यापारिक परिवार से आते हैं। आपके पिताजी व्यापार किया करते थे और आप एक लौते बेटे हैं उनके। तो पिताजी ने कभी आपको रोका नहीं कि भाई इस लाइन में नहीं जाना है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि आपने ठीक ही कहा कि जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि का परिवार होता है वहाँ हर पिता की आकांक्षा होती है कि मेरे व्यापार को मेरा पुत्र संभाले और इकलौता पुत्र होने के कारण स्वाभाविक है कि उनकी अपेक्षा हमसे ज़्यादा थी। लेकिन मैं व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन के साथ साथ मैं सामाजिक जीवन से काफ़ी जुड़ा रहा और उसके कारण और ख़ास करके संघ में आने के बाद जो एक राष्ट्रवाद और देश के प्रति जो मेरा दायित्व है, इन कई चीज़ों का बोध मुझे बाल्यकाल से ही हुआ और हमारा इतना गौरवशाली देश की परंपरा रही है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े हमारे सलाका पुरुष हुए हैं जिन्होंने
भारत के तस्वीर को बदलने का काम किया, पूरी दुनिया के तस्वीर को बदलने का काम किया। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें आकर्षित करती रही, लेकिन उसी में समय निकाल कर मैं अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी निर्वहन करता रहा। पिताजी रोकते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं अब रुक नहीं पाऊँगा तो फिर उनका हमें सहयोग मिलने लगा और पूरे परिवार का हमें सहयोग मिला, क्योंकि बहुत प्रारंभिक काल से 1972 से ही मेरे आवास पर भारतीय उस समय का अगर जनसंघ कहें और बाद के दिनों का भारतीय जनता पार्टी कहें, तो उनके वरिष्ठ अपने जो मार्गदर्शक हैं, नेता हैं, उनका मेरे आवास पर ठहरना रुकना होता था। और परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, परम श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और हम जिस कालखंड में, जिस समकालीन जो हमारे नेता थे, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री नंदकिशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, जो हमारे सभी पूर्व के भाजपा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सबों का आना जाना मेरे यहाँ अक्सर हुआ करता था। तो पूरे मेरे परिवार का माहौल सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ा रहा। तो पिताजी में नाराज़गी जरूर थी, लेकिन जब इतने बड़े हस्तियाँ जब आपके घर आती थी तो कहीं ना कहीं पिताजी को बड़ा गर्व महसूस होता होगा। और हम सब ने बहुत प्रारंभिक काल से ही एक संस्कारित जीवन जीने का काम किया है, और संघ से संपर्क में आने के बाद कई जो जीवन की मर्यादाएं हैं, बाल्यकाल की मर्यादाएं हैं, किशोरावस्था की जो मर्यादाएं हैं, तो ये सारी मर्यादाओं का कहीं न कहीं मेरे जीवन में वो दिखा है। तो उसके कारण पिताजी ने भी बाद में टोका नहीं, और फिर हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करते रहे और व्यावसायिक दायित्व को भी मौका निकालकर संभालता रहा। सर, 2020 में आप लोग सरकार में आए और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी है, उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी आपको सौंपा गया। कहाँ पाते हैं सर बिहार को? सर देखते हैं कि 2005 में मुझे पहली बार कटिहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का अवसर हमारी पार्टी ने हमें दिया जी। और उसके बाद लगातार हमारी सरकार रही एनडीए की, जिसका नेतृत्व बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज तक कर रहे हैं। बीच के 1.5-2 वर्षों का अगर कालखंड छोड़ दिया जाए, जब वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गए थे, तो शेष कालखंड में बिहार के विकास के लिए कई आवश्यक कदम भी उठाए गए। और 2020 में मुझे जब उप मुख्यमंत्री के रूप में वित्त, नगर विकास एवं आवास विभाग और वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला, तो हमारा प्रयास था कि बिहार कैसे आर्थिक और जीवन के सभी क्षेत्रों में और बेहतर करे। और दुर्भाग्य से कोरोना का कालखंड भी इसी दौरान आया। कोविड-19 के कारण आपने देखा होगा कि पूरी वैश्विक स्थिति बहुत संकटपूर्ण हो गई थी, और बड़े बड़े विकसित राष्ट्र घुटने टेक दिए थे कोरोना के सामने। लेकिन मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और कुशल नेतृत्व के प्रति नतमस्तक हूँ कि उन्होंने आम आदमी के परिवार से में जन्म लेकर, और आम आदमी जो उसमें रोजगार भी कहीं न कहीं ठहर गया था, व्यवसाय भी ठहर गया था, उद्योग ठहर गए थे, तो उस समय उन्होंने निःशुल्क उन्हें अनाज देने का काम किया। ये एक बड़ा, ये पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा कदम था। और उसके साथ साथ निःशुल्क कोरोना से बचाव के लिए देश में वैक्सीन को तैयार करके निःशुल्क वैक्सीन समाज के कमज़ोर वर्गों तक भी पहुंचाना, ये दो बड़े कदम उठाए गए। और लेकिन मूल रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जब आर्थिक स्थिति
कहीं न कहीं ठहर सी गई थी। कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं योजनाएं रुक गई और ऐसे अवसर पर मुझे वित्त मंत्री का दायित्व मिला। ये मेरे लिए बड़ा एक कठिन क्षण था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सब इस स्थिति का सामना किया। और मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि जो विकास दर है 2.5 जो पूर्व में था, और इस बार भी उस विकास दर को हमने कायम रखा। और जिस आर्थिक सर्वेक्षण में विस्तार से हमने इसकी चर्चा भी की है। और जब आप याद करें, जब एनडीए की सरकार सत्ता में आई श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो उस समय मात्र 23,885 करोड़ का 2004-05 का बजट आकार था। और आज जिसमें हम वित्त मंत्री के रूप में अपने दायित्व को संभाला, तो 2,18,000 करोड़ का बजट आकार हमने बनाने का काम किया। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विपक्षी कभी कभी आरोप लगाते हैं कि बजट आकार तो सरकार बनाती है लेकिन खर्च नहीं कर पाती है, या जो आर्थिक संसाधन है वो उसको बेहतर नहीं कर पाती है। लेकिन मैंने खास करके जो हमारा वाणिज्य कर विभाग है, और इस बार 12% विगत जो वित्तीय वर्ष है उससे ज़्यादा करों का संग्रह किया, राजस्व का संग्रह किया। और हम लगभग 36,000 करोड़ संग्रह करने में सफल हुए। और इस बार जो 31 मार्च 2022 को मेरा विगत जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, तो उसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च हमने बिहार के विकास में किया। तो ये एक बड़ी जो चुनौती थी, उस चुनौती में का सामना किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कुशलता से बिहार को इस तरह के आर्थिक संकट से उबार कर करों का संग्रह, और फिर जो अलग अलग परिक्षेत्र हैं जहां हमें विकासात्मक कार्य करने हैं, वहां हमने इस राशि को खर्च करने का काम किया। हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जो है भाजपा में तारकिशोर प्रसाद को जो है अमित शाह के बाद जो है चाणक्य कहा जाता है। कहते हैं कि इनकी देखरेख में और इनके नेतृत्व में जो है भाजपा जो है बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। सर ये बताइए कि एक और मंत्रालय है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, और दूसरी तरफ संगठन की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। किस तरह ये दोनों आप निभा पाते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक भरोसा किया है और सरकार में दूसरा प्रमुख पद के दायित्व पर हमें सेवा करने का अवसर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, हमारे कार्यकर्ताओं की, बिहार के लोगों की एक बड़ी अपेक्षा है। तो मैं मूल रूप से मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, और इसलिए संगठन हमारे रगों में है, हमारे धमनी में संगठन है। तो संगठन के प्रति जो दायित्व है या जो लोग अपेक्षा है, उस अपेक्षा को भी पूरा करता हूँ, और सरकार के दायित्व को भी पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और दोनों में एक संतुलन बनाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि सरकार है लेकिन संगठन अस्थाई है। बिल्कुल। और संगठन अस्थाई है, और मैं सांगठनिक ढांचा में ही काम करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यह इसे भी मैं एक संघ कार्य मानता हूँ कि राजनीतिक जीवन में जो एक शुचिता है, या हम संघ की जो वैचारिक यात्रा है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिखे। भारत जो एक सशक्त भारत है, समर्थ भारत है, और जिसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा पर हम सबों को सेवा करने का निर्देश दिया है। हम उस पथ पर के राही हैं, और बेहतर ढंग से इन सारी चीज़ों को करने का अपने सहयोगियों के साथ
क्योंकि मंत्रिपरिषद हमारे अन्य भी भाजपा के और जदयू के हमारे साथी हैं, उनको साथ लेकर अपने जो भाजपा की प्रदेश इकाई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, हमारे सामान्य कार्यकर्ता हैं, सबों के साथ तालमेल बिठाकर सबके साथ संवाद करके इन सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की राज्य के जो हमारे नागरिक हैं उनकी सबों की एक बड़ी अपेक्षा है, राष्ट्रीय नेतृत्व की भी अपेक्षा है कि बिहार ऐसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और सशक्त हो, हमारी सरकार बेहतर काम करे, जैसे कि और बेहतर छवि भाजपा नीति जहाँ की सरकारें हैं, जो देश में अन्य कई 12 जगह हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो हम सब मिलकर बेहतर करें। सर, हमने देखा कि यूपी में फिर सरकार बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद में बिहार में जो है आप लोग का अश्वमेध जंग फिर दौड़ पड़ा है। कई पार्टियों के विधायक जुड़ गए फिर भाजपा में आकर, और भाजपा की जो वीआईपी है जो हमारे साथ गठबंधन के साथी रहे हैं, और उनके जो अध्यक्ष हैं श्री मुकेश सहनी जी, वो एनडीए की जो मर्यादा है उस मर्यादा से बाहर जाकर कई चीज़ों को करना चाह रहे थे जो एनडीए के अनुकूल नहीं था जी। और उनके जो 3 विधायक हैं वो भी उनके व्यवहार से अप्रसन्न थे, और उन सबों की इच्छा थी कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बेहतर ढंग से बिहार के लिए काम करें। तो वो तीनों हमारे माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और हमारे अन्य जो गठबंधन के साथी हैं, जनता दल यूनाइटेड है, हम हैं जो माननीय बिहार के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में चल रही है, लोजपा जो पारस गुट है उनका भी सहयोग मिल रहा है। तो हम सब मिलकर काम करते हैं। देखिए, जो देश की और राज्य की राजनीति है उसमें गठबंधन का बड़ा महत्व हो गया है, और गठबंधन में लंबे अरसे तक रहने के लिए आपको कई चीज़ें आपस की समझदारी बनानी होगी, न्यूनतम एजेंडे तय करने पड़ेंगे जिसमें कि सबों की सहमति हो। और हम सबों ने आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के एजेंडे पर जनता के बीच 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में गए थे, जिसे जनता ने उस पर मोहर भी लगाई और पुनः चौथी बार हमें इस राज्य की सेवा करने का अवसर दिया है। तो उस अवसर को हम सब परिणाम में बदल रहे हैं। हमने जो संकल्प लिया है बिहार के विकास के लिए, बिहार को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए, तो उस संकल्प को सिद्धि के रूप में परिणत करने के लिए लगातार हम सब काम कर रहे हैं। सर, एनडीए में वीआईपी का चैप्टर क्लोज हो गया है, आने वाले दिनों कोई सहानुभूति मुकेश के साथ में रहेगी सर? नहीं, देखिए, बात सहानुभूति की नहीं है। हम सब तो देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने उनके साथ व्यवहार किया, और उन्होंने कहा भी कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमें पीठ पर छुरा भोंका, और जिस प्रकार से वो आए और हमने 11 सीटें उन्हें दी, जिसमें कि 4 सीटें जीते भी, उसमें मोटे तौर पर हमारे ही कार्यकर्ता थे जो उनके उम्मीदवार बने। लेकिन जो उनकी कार्यशैली थी वो बिल्कुल एनडीए के अनुकूल नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी पर नकारात्मक टिप्पणी करना, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर टिप्पणी करना, तो इस तरह की चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करी जा सकती है। जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनके नेतृत्व में भारत आज यशस्वी भारत के रूप में पूरे वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है, उस नेतृत्व को के बारे में ये नकारात्मक टिप्पणी करें, इसे भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है, हम सरकार में रहें या ना रहें। सर, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद अब बिहार में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये मानना है कि अब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ठीक है, हर दल की इच्छा रहती है कि हम सरकार बनावें, लेकिन बिहार में गठबंधन काफ़ी सफल रहा है, और चौथी बार हमें मौका मिला है, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो चौथी बार हमने सरकार बनाई है, और ये तो बहुत आगे की बात है। आपके नाम की बहुत चर्चा हो रही है सर।
नहीं ठीक, अभी तो भाजपा के हम, कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री बने। कार्यकर्ताओं की तो अपेक्षाएं स्वाभाविक है, लेकिन अभी हम सब गठबंधन धर्म का पालन करते हुए और बिहार के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। राजनीतिक स्थितियाँ जब आगे इस प्रकार की होगी तो हम सब देखेंगे, लेकिन अभी पूरी ईमानदारी से हम लोग श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम सब तो राजनीतिक जीवन में नेतृत्व के निर्देश पर सेवा करने के लिए आए हैं। सर 2-3 दिन पहले ही जो है नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब राज्यसभा में जाने की इच्छा है। इनका ये जो बयान आया है, इस बयान को आप सर किस तरह से देखते हैं सर? इस तरह की चर्चा पहले भी हम सबके साथ भी उन्होंने की है कि मैं सदन के सभी सदनों का सदस्य बना हूँ, एक राज्यसभा में नहीं जा पाया हूँ। तो इस तरह का ठीक है, ये बड़ी बात है कि बहुत कम लोग होते हैं जो संसद और बिहार विधानमंडल के सभी सदनों के वो सदस्य होते हैं। और श्री नीतीश कुमार जी और इस तरह के और भी हमारे कई नेता हैं जिन्होंने सभी सदनों की सदस्यता ली है और उस रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी है। उन्होंने एक सामान्य चर्चा में इस बात कहीं भाजपा नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी तो नहीं कर रही है सर? देखिए, ये सारी चीज़ें तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। अगर और गठबंधन का भी जो अपना एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये सारी चीज़ें उनके स्तर पर तय होती है। हम सब तो जो दल का निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। सर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोटी छोटी बातों पर जो है आपा खो देते हैं। क्या लगता है सर, उम्र का तगाजा है या भाजपा की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है? क्या लग रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई दबाव नहीं है। हम सब तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 में से 2 के एजेंडे पर काम करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कुछ बातें उन्हें अप्रिय लगी होगी, उन्होंने कुछ बातें आवेश में कह दी होगी, लेकिन वो बहुत कुशलता से बिहार की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है। और हमारे सभी साथी, भारतीय जनता पार्टी के भी कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो आज मंत्री परिषद में हैं और बेहतर ढंग से सभी विभागों को चला रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के भी कई हमारे साथी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सभी लोग अच्छे से सरकार को चला रहे हैं। हमारा जो बिहार के लोगों से वायदा है, वो वायदा को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। सर शराबबंदी को लेकर अभी भी बिहार जो है विवाद के घेरे में है। अब आप लोगों ने अभी एक विधेयक और भी लेके आया है। क्या सर आपको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत जल्दबाजी में ये निर्णय ले लिया था और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार को भुगतना भी पड़ रहा है सर? संयोग से 2015 में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार बनी थी और उसी समय बिहार विधानसभा में यह एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि शराबबंदी को बिहार में लागू करेंगे, क्योंकि इसकी जो खामियां हैं, इसके चलते जो समाज का कमज़ोर तबका आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बर्बादी के कगार पर था और महिलाएं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उन्हें घरेलू हिंसा का भी शिकार होना पड़ता था। और जो हमारे मजदूर और श्रमिक थे या समाज का जो कमज़ोर तबका था, वो मेहनत से और खून पसीने से अपनी कमाई करके शाम में शराब पीने में बर्बाद करता था। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो सामाजिक क्षेत्र में भी एक परिवर्तन हो, तभी जो विकास की जो योजनाएं हैं वो बेहतर ढंग से लागू हो पाएगी। क्योंकि हम सब कई कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन योजनाओं का लाभ जो बेहतर ढंग से उन्हें मिलना चाहिए था, शराब के कारण और कई सामाजिक कुरीतियों के कारण नहीं मिल पा रहा था। इसलिए शराबबंदी, बाल विवाह पर रोक, दहेज पर रोक, ये कई प्रकार का जो एक सामाजिक अभियान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को छेड़ा है और इसमें कोई विवाद नहीं है। देखिए, शराब तो अंततः बुरी चीज़ तो है ही। अब है क्या कि जो बरसों बरस से जो चले आ रहा है शराब पीने के आदी थे, स्वाभाविक है कि उन्हें कठिनाई होगी।
लेकिन उस कठिनाई को धीरे धीरे हम सब दूर करने का काम कर रहे हैं। तो सर, शराबबंदी के बाद भी इतना राजस्व आपने कमाया इस बार, किस तरह देखते हैं? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, देखिए, जो जीएसटी जब से बिहार और पूरे देश में बिहार में लागू हुआ, जीएसटी में का जो सेवा के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी हमें कर प्राप्त हो सकते हैं, और हमारे जो संसाधन हैं उन संसाधनों से हम बिहार का विकास बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और कुशलतापूर्वक हमने किया है, कुशलतापूर्वक संग्रह भी किया है। व्यवसायियों को कभी हम दमन भी होने नहीं दिए हैं, क्योंकि संयोग से हम नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लगातार कई दायित्वों का हमने निर्वहन किया है। तो स्वाभाविक है कि व्यवसायियों की कठिनाइयों को भी समझते हैं, और किसी भी राज्य के और देश के विकास के लिए व्यवसाय और उद्योग की एक बड़ी भूमिका है। तो उन भूमिकाओं को हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह वर्ग कैसे बेहतर ढंग से काम करे, उद्योग और व्यवसाय का और बेहतर माहौल हो, इसके लिए लगातार हम सब काम कर रहे हैं। और उद्योग के क्षेत्र में भी हम सबों ने बिहार में एथनॉल के उद्योग को स्थापित करना, और 16,000 हमने युवा, महिला, समाज के सभी वर्गों के लोगों को, इसमें 16,000 नौजवानों को हमने चयन किया है, और उन्हें 5 लाख रुपया हम अनुदान के रूप में सरकार की ओर से देने जा रहे हैं। और 5 लाख रुपया एकदम न्यूनतम ब्याज पर, या कहिए कि जो महिलाएं हैं उन्हें तो बिना ब्याज के, और जो समाज का कमज़ोर तबका है मात्र से 1% के ब्याज पर उन्हें हम ऋण भी मुहैया करा रहे हैं सरकार की ओर से, जो उनके उद्यमता को कहीं न कहीं परवान देगा, उसे ऊंचाई देगा। सर, एक सवाल आपसे, इस समय एनडीए में जो है भाजपा सबसे बड़ा दल है, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी अभी भाजपा है। क्या भाजपा के नेता के तौर पर क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जो है राज्य का मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए? नहीं, देखिए, जिस समय हमारी सरकार बनी उस समय भी हम दूसरे बड़े दल के रूप में थे, और एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में थे। लेकिन उस समय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सहमति दी। तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने सहमति दी तो स्वाभाविक है कि हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। फिर आगे राजनीति में क्या होगा, कौन सी करवटें बदलेगी, इसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पूरी भाजपा के लोग की नज़र आप पे टिकी हुई है सर। नहीं, ठीक है, स्वाभाविक है कि और मांग भी उठने लगी है कि नहीं, ठीक है, मैं उन सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारी चर्चा की है, लेकिन इससे सरकार पर कोई आंच नहीं आने वाली है। सरकार अभी राष्ट्रीय नेतृत्व जब तक चाह रहा है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही काम करेगी। फिर राष्ट्रीय नेतृत्व अगर कुछ निर्णय लेता है तो फिर देखेंगे। हम अपने इंटरव्यू के अंतिम चरण में आ गए हैं। हमने सर से बहुत विस्तार में जो है राजनीति के बारे में, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में, सरकार के बारे में बातचीत किया। हमारा अंतिम सवाल सर, आप बिहार को कैसा देखना चाहते हैं सर? आपका सपना क्या है? देखिए, हम चाहते हैं कि बिहार, आपको पता है कि बिहार ज्ञान की धरती रही है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे सैकड़ों हजारों वर्षों से ये विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार में आकर हुई, गया में हुई। और बिहार में चाणक्य, चंद्रगुप्त, पाणिनि, आर्यभट्ट, ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है। तो और बिहार की प्रतिभाएं सभी राज्यों में अलग अलग तकनीकी क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा में काम करके उस राज्य को बेहतर करने का काम कर रही है। तो हम सब भी चाहते हैं कि बिहार में बिहार के प्रतिभावान बच्चे बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाएं, और बिहार में उद्योग धंधे फिर से उनकी पुनरावृत्ति हो, वापसी हो, जिससे कि बिहार के जो उद्यमी हैं वो रोज़गार को पैदा करें। वो सिर्फ रोज़गार ढूंढे नहीं, वो अन्य नौजवानों को रोज़गार दें,
अपने पैर पर खड़ा होकर उद्योग को आगे बढ़ाएं, व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और यही हमारी इच्छा है और इस इच्छा को हम सब पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तारकिशोर जी ने हमें आज बहुत लंबा समय दिया। अब इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चाणक्य के रूप में जाने जाने वाले तारकिशोर प्रसाद जी अभी भी जो है मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर जो है खुलकर कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। फिलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार।